हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान की, जिसका टॉपिक है पदावली, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आप शिक्षण के लिए जाएंगे, और उसके बाद दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाओं को लिखने के लिए ब्लॉक्स बनाते हैं और उनमें इन सूचनाओं को लिखते हैं। प्रकरण है आज का हमारा पदावली। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में सबसे पहले लिखेंगे छात्रों में हिंदी भाषा के विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को हिंदी काव्य में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक पाठ का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है अवबोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास हो सकेगा। फिर हम लिखेंगे कौशलात्मक। छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन व लिखने की कुशलता उत्पन्न हो सकेगी। फिर लिखेंगे अनुप्रयोगात्मक। छात्रों में यथासंभव शब्दों का प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर लिखेंगे दूसरा कि छात्रों में नए नए शब्दों का अपनी अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। फिर रुचात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में पाठ से संबंधित अन्य विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करने में रुचि उत्पन्न हो सकेगी। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को जीवन में सुख और दुख के आने पर घबराने या परेशान न होने बल्कि उनमें प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने की क्षमता का विकास हो सकेगा। सहायक सामग्री में हम उन्हीं वस्तुओं का नाम लिखेंगे, जैसे कि चॉक, डस्टर, श्यामपट्ट और रोलर बोर्ड यानी कि लपेट श्यामपट्ट। शिक्षण विधि में हम वाचन विधि, स्पष्टीकरण एवं व्याख्या विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि छात्र मीराबाई द्वारा रचित पदावली से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम प्रस्तावना में 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख तीर्थ स्थल के नाम बताइए। उत्तर में लिखेंगे अयोध्या, मथुरा, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और वाराणसी। दूसरा है कि मथुरा में किसका जन्म हुआ था, तो उत्तर में लिखेंगे कि श्री कृष्ण का। फिर प्रश्न लिखेंगे कि श्री कृष्ण की कोई 2 विशेषताएं बताइए, तो उत्तर में लिखेंगे समस्यात्मक, यानी कि ये समस्यात्मक प्रश्न है, इसका उत्तर छात्र नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद हम उद्देश्य कथन में लिखेंगे कि बच्चों या छात्रों, आज हम लोग मीराबाई द्वारा रचित पदावली नामक गेय पद्य का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ को एक ही अनुमति में पढ़ाया जाएगा। तो पाठ संकेत में यहाँ जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से लिखेंगे कि बसों मेरे नैनन में, नंदलाल से लेकर अंतिम तक। उसके बाद शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया, 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र क्रिया में लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अनुकरण वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को अनुकरण वाचन का निर्देश दिया जाएगा। और छात्र क्रिया में क्या लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे। फिर हम भावानुभूति के प्रश्न, तो 2 कॉलम बनाएंगे इसमें प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न लिखेंगे कि मीरा भगवान के किस प्रकार के रूप को अपने नैनों में बसाना चाहती है। उत्तर में लिखेंगे कि मीरा मोर मुकुट, मकराकृत कुंडल और माथे पर तिलक लगे नंदलाल को अपने नेत्रों में बसाना चाहती है। दूसरा है कि मीरा भगवान के किस रूप की उपासका थी, तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा भगवान के साकार रूप की उपासका थी। तीसरा प्रश्न लिखेंगे कि मीरा ने किस भाषा में रचनाएं की हैं, तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा ने ब्रज भाषा में अपने गीतों की रचना की है। अब संक्षिप्त व्याख्या में शब्द, अर्थ, युक्ति और प्रयोग लिखेंगे। तो रसाल शब्द है, इसका अर्थ हो जाएगा मधुर। फिर शब्द है मकराकृत यानी कि मछली के आकार का। फिर तीसरा शब्द है अमोलक यानी अनमोल। फिर है छाने का अर्थ हो जाएगा छिपकर। फिर है प्रश्न कानी शब्द है, उसका अर्थ हो जाएगा मर्यादा। और फिर शब्द है राजी यानी कि प्रसन्न।
फिर लिखेंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो इसमें लिखेंगे कि छात्र अध्यापक द्वारा छात्रों को लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर सौंदर्य अनुभूति प्रश्न में भी 2 कॉलम बनाएंगे, प्रश्न और उत्तर 2 कॉलम बनाएंगे। इसमें पहला प्रश्न लिखेंगे कि बसों मेरे नैनन में नंदलाल पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इसमें इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। फिर अगला है कि मीरा किस भक्ति शाखा की कवित्री हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा सगुण भक्ति शाखा की कवित्री हैं। तीसरा प्रश्न करेंगे कि मीरा के काव्य का मुख्य स्वर क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा के काव्य का मुख्य स्वर कृष्ण भक्ति है। चौथा प्रश्न है कि मीरा के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा की 2 रचनाएं नरसी जी की मायरा और राग गोविंद हैं। फिर संभावी कविता में लिखेंगे रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे फिर से ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न में भी 2 कॉलम बनाएंगे। पहला प्रश्न लिखेंगे कि मीरा ने संसार की तुलना किस खेल से की है। उत्तर में लिखेंगे कि मीरा ने संसार की तुलना चौसर के खेल से की है। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे कि मीरा के 2 प्रसिद्ध रचनाओं के नाम बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे कि मीरा के 2 प्रसिद्ध रचना नरसी जी का मायरा और राग गोविंद है। तीसरा प्रश्न है कि मीरा ने किस भाषा में अपना गीत लिखा है। उत्तर में लिखेंगे कि मीरा ने ब्रज भाषा में अपना गीत लिखा है। गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र प्रस्तुत गए पद का अर्थ लिखकर लाएंगे। सो यहाँ पर हमारे वीडियो का समाप्ति है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।